नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों को हार्दिक स्वागत है। आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास नंबर 10, सब्जेक्ट है हिंदी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और जो बुक दी है, टेक्स्ट है जिसका नाम है कृतिका। क्या है? कृतिका। और इसमें चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि पार्ट नंबर 2 है। और उसी पार्ट में जो पार्ट है उसका नाम क्या है? जॉर्ज पंचम की नाक। क्या नाम है? जॉर्ज पंचम की नाक उसी पाठ का नाम है। तो दोस्तों, इसी पाठ में जो दिए गए हैं वो महत्वपूर्ण जो सवाल हैं, जो प्रश्न निकलते हैं, उस प्रश्नों की हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और उसे की आंसर भी आपको बताने वाले यानी कि पूरा समाधान इसी वीडियो में सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो इसी वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो की। देखिए सवाल नंबर एक आपके सामने। देखिए क्या है? सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है, वो आपको बताना है। तो देखिए उनका आंसर क्या है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित हैं, जिनसे न जाने कितने ही कहर ढहाए उसके अत्याचारों को याद न करके उसके सम्मान को झूठ जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है, अर्थात वे अभी भी अप्रत्यक्ष गुलामी की भावना से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाए हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो देखिए उनका आंसर है, रानी का दर्जी रानी के लिए नई पोशाकों को बनाने के लिए परेशान था। रानी एलिजाबेथ के दर्जी को भारत, पाकिस्तान और नेपाल के पहनावे ओढ़ावे या मौसम की कोई जानकारी नहीं थी। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेंगी। रानी की पोशाक उनके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी। रंग चयन में खासी सावधानी बरतना आवश्यक था। रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादाओं के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का करना पड़ सकता है, इसलिए वो चिंतित थे। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो देखिए उनका आंसर है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के आने की संकेत पाते ही नई दिल्ली की काया पलट होने लगा और इसके लिए हर स्तर पर अनेक प्रयत्न किए गए होंगे। जैसे नंबर 1, पूरी दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की होगी। दूसरा है, इमारतों पर जमी धूल मिट्टी सफाई तथा रंग रोगन करके उन्हें सजाया संवारा होगा। तीसरा, रानी के आवागमन के रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था और सजावट की हो गई होगी। सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा और टूटी सड़कों की मरम्मत की गई होगी। स्थान स्थान पर फौजी टुकड़ियों को तैनात की होगी। जगह जगह स्वागत द्वार बनाया गया होगा। दोनों के मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लहराए गए होंगे। और आगे हैं, और राजपथ के दोनों ओर फूल पौधे लगाए होंगे। इस प्रकार तैयारी की हो गई होगी। अब देखिए सवाल नंबर 4, इसमें 1 है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधित आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। वो किस प्रकार है आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए क्या है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार है वो आपको बताना है। तो देखते हैं कि आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है, वह अनावश्यक है। इस तरह की पत्रकारिता राष्ट्रहित के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह सस्ती पत्रकारिता युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका सशक्त होना आवश्यक है। ठीक है।
अब देखिए नंबर 5.2, तो क्या है, आज की पत्रकारिता के चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतवादी के वर्णन का दौर चल पड़ रहा है। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों उनका आंसर है, इस प्रकार की पत्रकारिता पाठकों को दिन भ्रमित करती है और विशेषकर युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीढ़ी को नकल करने की ही शिक्षा दे रही है। युवा पीढ़ी उसे फैशन के रूप में अपनाकर अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगती है। राष्ट्र को सही दिशा देने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो, न कि लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए। इस प्रकार है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 5, देखिए क्या है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। देखिए मूर्तिकार के द्वारा किए गए यत्न इधर दिए हुए हैं। नंबर 1 है, यानी कि क, मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के पहाड़ों और पत्थर की खानों का तूफानी दौरा किया गया। दूसरा है, यानी कि ख, उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम के लाट पर नाक लगाए जा सके, परंतु दुर्भाग्य से सभी की नाक जहाज पंचम की नाक से बड़ी निकली। शहीद हुए बहादुर बच्चों की नाकें भी नापी गई, ठीक है। अब देखिए ग, आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो हताश मूर्तिकार की सलाह पर चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया। अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्माओं ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन पर छोड़कर लिखना है। तो देखिए क्या है उनका आंसर। देखिए नंबर 1 है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। गश्त लग रही थी और लाट की नाक चली गई। सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। रानी आए और नाक न हो तो हमारी भी नाक नहीं रह गए जाएगी। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दिया गया, 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए, ठीक है। इस प्रकार किया। अब देखिए सवाल नंबर 7 क्या है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई, आपको लिखना है। तो दोस्तों नाक इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे परिचित हैं, जैसे नाक काटना, नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदि। इस पाठ में नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। वह बात लेखक ने व्यंग के माध्यम से भी विभिन्न बातों पर व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक न होना उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। सरकारी तंत्र विदेशियों की नाक को ऊंचा करने के कार्य को अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान व्यक्त करने के लिए वे भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान को भी ताक पर रख देते हैं। इस पाठ में सरकारी तंत्र की गुलाम मानसिकता तथा बेईमानी की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। अब देखिए सवाल नंबर 8, देखिए क्या है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहता था। तो देखिए जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था जिसने भारतीय जनता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर बहुत जुल्म उठाए थे। उसकी लाट की नाक गायब हो गई थी। बहुत ढूंढने पर भी किसी भारतीय महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी की नाक उस पर फिट न बैठी सकी। यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालिकों के प्रति अपना प्रेम एवं श्रद्धा पर गर्व प्रकट की है। देशभक्त भारतीयों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान हो या फिर बच्चा ही क्यों न हो। उनकी मान मर्यादा और इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम या उसके समतुल्य किसी अन्य की कोई इज्जत नहीं है। इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक
से हमारे भारतीय देशभक्तों की नाक सहस्त्र गुणों ऊंची है। अब देखिए सवाल नंबर 9, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। तो अखबारों ने यह खबर छापी गई कि नाक का मसला हल हो गया है, राजपथ पर इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग गई है। इस खबर को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया। अब देखिए सवाल नंबर 10, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो इस कथन के माध्यम से लेखक अतिथि देवो भव की भावना के कारण ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को तो प्रतिष्ठित करता है, लेकिन उस बीमार भ्रष्ट सरकार पर व्यंग करता है कि जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती है। वह एलिजाबेथ एवं प्रिंस फिलिप के आने पर 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर जॉर्ज पंचम की लाट में लगा देने की अपमानजनक बात सोचती और करती है। पूर्ण रूप से गलत है। यदि सच में दिल्ली के पास नाक होती तो इतना बखेड़ा खड़ा न करके सीधे जॉर्ज पंचम के लाट को ही हटवा दिया जाता। अब देखिए सवाल नंबर 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो अखबार उस दिन चुप थे ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगना किसी को पसंद नहीं आया। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती। दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेज़ों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं, प्राय अखबारों में सरकारी दबाव भी रहता था। तो दोस्तों इस प्रकार हमें इस पाठ में जो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका समाधान सॉल्यूशन कर पाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। और लास्ट में दोस्तों इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।